नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे पास जो सामग्री है वो उन सभी क्रिएटिव लोगों के लिए है जो किसी और के लिए काम करते करते थक गए हैं और अपना कुछ शुरू करने का सपना देख रहे हैं। बिल्कुल, हम हाउ टू बी अ ग्राफिक डिजाइनर किताब के चौथे अध्याय पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सेटिंग अप अ स्टूडियो। हाँ, और ये अध्याय सिर्फ ऑफिस कैसे खोलें इसके बारे में नहीं है। ये मतलब एक सपने को हकीकत में बदलने की पूरी यात्रा के बारे में। हाँ, और ये यात्रा जितनी रोमांचक है उतनी ही कह सकते हैं मुश्किल भी है। तो आज का हमारा मिशन इस अध्याय से उन सभी जरूरी बातों को निकालना है जो किसी भी डिजाइनर को अपना स्टूडियो शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए। ये सिर्फ एक गाइड नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी और प्रेरणा दोनों है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस अध्याय की जो सबसे पहली और दिलचस्प बात मुझे लगी वो ये है कि ये एक स्टूडियो को सिर्फ काम करने की जगह नहीं मानता। उसे एक सांस्कृतिक कारखाना यानी कल्चरल फैक्ट्री कहा गया है। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ क्लाइंट के ब्रीफ पर काम नहीं होता, बल्कि नए विचार पैदा होते हैं और संस्कृति को एक तरह से आकार दिया जाता है। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा विचार है। मतलब ये सिर्फ लोगो और ब्रोशर बनाने से कहीं आगे की बात हो गई, बहुत आगे की। अध्याय में बिब्लियोथेक स्टूडियो का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। 3 पार्टनर थे जो कहीं और काम कर रहे थे और उन्हें ये महसूस हो रहा था कि वे बस दूसरों के अधूरे काम को पूरा कर रहे हैं। उनमें एक बेचैनी थी, है ना? हाँ, एक गहरी मतलब एक असंतुष्टि थी। उन्हें लगा कि उनकी अपनी रचनात्मकता दब रही है और वो सिर्फ एक मशीन का पुर्जा बनकर रह गए हैं। और यहीं से ऑथरशिप का विचार आता है। सही कहा। ऑथरशिप यानी अपने काम का असली मालिक होना, उस पर अपनी छाप छोड़ना। वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिसे देखकर वे कह सकें ये हमारा है। और इसी ऑथरशिप की चाहत ने उन्हें अपना स्टूडियो शुरू करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन यहाँ एक और शब्द है, कलेक्टिव यानी सामूहिक। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? एक तरफ अपनी पहचान बनाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ समूह में काम करने की। ये बहुत अच्छा सवाल है। अध्याय से बहुत खूबसूरती से समझाता है। देखिए, ऑथरशिप का मतलब अहंकार नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है अपने काम के प्रति जिम्मेदारी लेना। हाँ। और जब पूरी टीम यानी कलेक्टिव इसी भावना के साथ काम करती है तो सफलता का स्वाद ही अलग होता है। मतलब टीम की जीत। बिल्कुल। सोर्स कहता है कि जब पूरी टीम को एक साथ पहचान मिलती है तो उसकी खुशी किसी अकेले मिले अवार्ड से कहीं ज्यादा होती है। ये एक साझा मिशन बन जाता है। समझ गई। तो पहला कदम है ये समझना कि आप स्टूडियो क्यों शुरू करना चाहते हैं। क्या ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए है या आप सच में कुछ अलग बनाना चाहते हैं? और एक बार ये स्पष्ट हो जाए तो अगला सवाल आता है कि ये सफर अकेले तय करें या किसी के साथ। और इस पर अध्याय की राय बहुत साफ है। इलस्ट्रेटर पीटर स्टेमलर की सलाह को तो सीधे तौर पर लिखा गया है। क्या कहा है उन्होंने? एक डिजाइन कंपनी शुरू करने के लिए एक बिजनेस पार्टनर खोजें और इसे अकेले ना करें। लेकिन क्या दोस्तों के साथ काम करना आसान नहीं होता? मतलब आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं, एक भरोसा होता है। और यहीं पर सोर्स एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। अच्छा, वो कहता है कि आपके पार्टनर का आपका सबसे अच्छा दोस्त होना जरूरी नहीं है और कई बार तो ये नुकसानदायक भी हो सकता है। मतलब दोस्ती और बिजनेस को अलग रखना चाहिए? बिल्कुल। दोस्ती और व्यावसायिक साझेदारी ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। जब पैसों को लेकर मुश्किल फैसले लेने होते हैं तो दोस्ती का दबाव चीजों को और बिगाड़ सकता है। मतलब ये कि जिस दोस्त के साथ आप वीकेंड पर घूमना पसंद करती हैं, जरूरी नहीं कि उसके साथ आप एक कंपनी भी चला पाए। तो फिर सही पार्टनर में क्या देखना चाहिए? भावनात्मक केमिस्ट्री यानी इमोशनल केमिस्ट्री। जरूरी ये है कि आपके मूल्य, आपके काम करने का तरीका और आपकी महत्वाकांक्षाएं मेल खाती हों। सम्मान और भरोसा। हाँ, आप एक दूसरे का सम्मान करते हों और मुश्किल समय में एक दूसरे पर भरोसा कर सकें। सोर्स साफ कहता है कि जब बिजनेस में पैसों की तंगी आती है तो अच्छे रिश्तों में दरार पड़ जाती है और पार्टनर एक दूसरे पे शक करने लगते हैं। सही। इससे बचने का एक ही तरीका है, सब कुछ पहले से लिखित में तय कर लेना। यानी एक मजबूत पार्टनरशिप अग्रीमेंट। बिल्कुल। कौन क्या करेगा, मुनाफा कैसे बटेगा, अगर कोई पार्टनर कंपनी छोड़ना चाहे तो क्या शर्तें होंगी, ये सब बातें शुरू में ही कागज पर साफ होनी चाहिए। इससे बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। अध्याय में जिम्मेदारियों को बांटने का एक बहुत ही व्यावहारिक मॉडल भी दिया गया है। जैसे अगर 3 पार्टनर हैं तो एक पार्टनर क्रिएटिव डायरेक्शन और नए क्लाइंट लाने का काम देखे। ठीक है, वो क्रिएटिव हेड हो गया, मतलब ऑपरेशंस वाला हिस्सा। और तीसरा पार्टनर स्टूडियो का रोजमर्रा का प्रशासन, हायरिंग और शायद कंपनी की ग्रीन पॉलिसी जैसी चीजों पर ध्यान दे। ये तो बहुत साफ बंटवारा है। इससे हर किसी को अपनी भूमिका पता होती है और
दूसरे के काम में दखल अंदाजी की गुंजाइश कम हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन एक बेहतरीन पार्टनरशिप भी बिना पैसों के नहीं चल सकती, और यहीं पर वो हिस्सा आता है जिससे ज्यादातर क्रिएटिव लोग घबराते हैं। बिजनेस प्लान और कागजी कार्रवाई। हाँ, वो हिस्सा जिससे डिजाइनर भागना चाहते हैं, लेकिन जिसके बिना गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो पहली सलाह क्या है? अध्याय की पहली सलाह है, जहां तक हो सके उधार लेने से बचें। शुरुआत में अच्छी खासी नकदी की जरूरत पड़ेगी, और बेहतर है कि ये आपका अपना पैसा हो। और फिर आता है बिजनेस प्लान। कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ बैंक से लोन लेने के लिए एक फॉर्मेलिटी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे पहले आपके अपने लिए है। ये एक तरह का रोड मैप है जो आपको बताता है कि आप अगले 1-2 साल तक सर्वाइव कैसे करेंगे। मतलब एक रियलिटी चेक। हाँ, आपको अपने सारे अनुमानित खर्च जैसे किराया, सैलरी, सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग और अपनी अनुमानित आय के बारे में बेहद ईमानदारी से सोचना होगा। हवा में किले बनाने से काम नहीं चलेगा। और इस ईमानदारी को परखने के लिए आपको पेशेवर सलाहकारों की जरूरत पड़ती है। अध्याय में एक अकाउंटेंट और एक वकील रखने पर बहुत जोर दिया गया है। और अकाउंटेंट के बारे में एक बहुत ही मजेदार बात लिखी है। हाँ, मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। सोर्स कहता है, एक अच्छा अकाउंटेंट रखना एक अच्छे साइको एनालिस्ट को काम पर रखने जैसा है। बिल्कुल। वो आपको बताएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और आपकी वित्तीय सेहत की कड़वी सच्चाई क्या है। ये तो बहुत सही तुलना है, लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर आपका अकाउंटेंट आपको एक बेवकूफ की तरह महसूस कराता है तो उसे तुरंत बदल दें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपकी भाषा में बात करे, जो आपको चीजें समझा सके, ना कि सिर्फ मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करके आपको और उलझा दे। एक सलाहकार चाहिए, सिर्फ हिसाब किताब करने वाला नहीं। बिल्कुल। इसी सिलसिले में अनुभवी अकाउंटेंट अमांडा डामोरन ने 5 जरूरी शुरुआती कदमों की एक सूची दी है। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। चलिए इन पर एक नजर डालते हैं। पहला, अपनी कंपनी को संबंधित सरकारी अधिकारियों के साथ रजिस्टर करें। दूसरा, पेरोल और टैक्स का पूरा सिस्टम सेटअप करें, ताकि कर्मचारियों को सैलरी देने और टैक्स भरने में कोई दिक्कत ना हो। सही। तीसरा, अपनी कंपनी के नाम का URL यानी वेबसाइट का पता तुरंत सुरक्षित कर लें, इससे पहले कि कोई और उसे ले ले। ये तो बहुत जरूरी है। चौथा, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए क्लाइंट के साथ किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाएं। और पांचवा, आप क्या करते हैं और क्या सेवाएं देते हैं, इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट रहें। ये 5 कदम एक मजबूत कानूनी और वित्तीय नींव की तरह हैं। अगर ये चीजें शुरू में ही सही से कर ली जाए तो बाद की कई बड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है। ठीक है, तो पार्टनर मिल गए, प्लान बन गया, अकाउंटेंट भी रख लिया। अब जमीन पर उतरने का समय है। मतलब एक जगह चाहिए, एक स्टूडियो जहां बैठकर असल में काम किया जाएगा। अध्याय कहता है कि शुरुआत में घर के किसी कोने, गैराज या गार्डन शेड से भी काम शुरू किया जा सकता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कई बड़े स्टूडियोज ऐसे ही शुरू हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे टीम बड़ी होगी, आपको एक प्रोफेशनल जगह की जरूरत पड़ेगी जहां आप क्लाइंट्स को बुला सकें। और यहीं पर वो बहुत मजेदार किस्सा है कि कैसे एक स्टूडियो ने पैसे बचाने के चक्कर में एक बहुत सस्ती जगह किराए पर ले ली थी। हाँ, और जल्दी उन्हें हदी-वल्ती का एहसास हुआ। वो जगह एक पुरानी खस्ताहाल इमारत में थी जो सचमुच डूब रही थी। हाँ, सोर्स में लिखा है कि इमारत एक टाइटैनिक जैसे बड़े झटके के साथ हिलती थी। बाप रे, सोचकर ही डर लगता है। तो क्या क्लाइंट मीटिंग के दौरान उन्हें लाइफ जैकेट पहनने पड़ते थे? शायद नहीं, लेकिन ये सीख जरूर मिलती है कि सबसे सस्ता सौदा अक्सर सबसे महंगा पड़ता है। सही बात है। लोकेशन और इमारत की हालत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वरना आपका सारा ध्यान काम से हटकर टपकती छत पर लगा रहेगा। जगह के बाद आता है नाम चुनना, जो शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। इसके लिए कोई सलाह है? सलाह यह है कि जल्दबाजी न करें। ऐसा नाम चुनें जो आपको लंबे समय तक पसंद आए, जिसे आपको कुछ साल बाद बदलना ना पड़े। कुछ ऐसा जो आपके काम की भावना को दर्शाता हो, यादगार हो और जिसका उच्चारण करना आसान हो। हाँ। ठीक है, जगह हो गई, नाम हो गया। अब आते हैं उस चीज पर जिसे ज्यादातर डिजाइनर सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, स्टूडियो सिस्टम। उन्हें लगता है कि ये सब ब्यूरोक्रेसी है, रचनात्मक काम में बाधा है। लेकिन सोर्स कहता है कि अगर आप संगठित नहीं हैं तो आप डूब जाएंगे। रचनात्मकता को पनपने के लिए भी एक ढांचे की जरूरत होती है, वरना सब कुछ बिखर जाएगा। अध्याय में 9 जरूरी सिस्टम्स की एक सूची दी गई है। ये चीजें बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन यही आपके स्टूडियो की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। चलिए इन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पहला है सभी नौकरियों के लिए एक यूनिक प्रोजेक्ट नंबर सिस्टम। ये सुनने में बहुत मामूली लगता है, पर इसका क्या फायदा है? फायदा ये है कि जब आपके पास 10 क्लाइंट होंगे और हर कोई कहेगा वो नया ब्रोशर का क्या हुआ,
तो आपको पता होगा कि वो किस ब्रोशर की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्लैरिटी के लिए। हाँ, बिना प्रोजेक्ट नंबर के गलत फाइल गलत क्लाइंट को भेजना या पुराने वर्जन पर काम करते रहना आम बात है। ये अराजकता से बचने का पहला नियम है। अच्छा, ये तो समझ में आता है। दूसरा है काम की बुकिंग के लिए एक सिस्टम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक सेंट्रल कैलेंडर या सॉफ्टवेयर जहां ये ट्रैक किया जा सके कि कौन सा डिजाइनर किस प्रोजेक्ट पर कब से कब तक काम कर रहा है। रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। सही। इसके बिना आप एक ही डिजाइनर को एक ही समय में 3 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर लगा देंगे और कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होगा। और फिर है लागत आवंटित करने का सिस्टम और स्टूडियो की खरीदारी के लिए ऑर्डर सिस्टम। ये भी जरूरी है। बहुत ज्यादा। हर प्रोजेक्ट पर कितना समय और पैसा लग रहा है ये जाने बिना आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि आप मुनाफा कमा रहे हैं या नुकसान। और चाय कॉफी जैसी छोटी मोटी चीजों के लिए भी सिस्टम। हाँ, चाय कॉफी या स्टेशनरी के लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए, वरना एक दिन अचानक पता चलेगा कि ऑफिस में प्रिंटर का कागज ही खत्म हो गया और क्लाइंट की डेडलाइन सिर पर है। ये तो बुरे सपने जैसा है। तो बाकी के सिस्टम्स भी इसी तरह के हैं? कैश फ्लो की निगरानी, वेतन और बिलों का भुगतान और एक अच्छा आईटी नेटवर्क। बिल्कुल, ये सब मिलकर एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो पर्दे के पीछे चुपचाप चलती रहती है, ताकि डिजाइनर शांति से अपना रचनात्मक काम कर सके। बिल्कुल सही काम। ये बोरिंग प्रशासनिक काम ही रचनात्मक स्वतंत्रता की नींव है। अध्याय के अंत में एक बहुत ही बेहतरीन हिस्सा है, टोमेटो कलेक्टिव के संस्थापक सदस्य जॉन वॉरविकर का एक इंटरव्यू। हाँ, उनका अनुभव इन सारी सलाहों को हकीकत के धरातल पर ले आता है। उनकी बातें किताबी नहीं है, उनमें सालों का अनुभव झलकता है। उनसे पूछा गया कि एक युवा डिजाइनर के लिए सबसे जरूरी सबक क्या है। उनका जवाब था, अपनी आवाज खोजो, पता लगाओ कि तुम्हें क्या प्रेरित करता है, दूसरों की नकल मत करो। ये बहुत गहरी बात है। डिजाइन सिर्फ सुंदर चीजें बनाना नहीं है, बल्कि अपना एक दृष्टिकोण दुनिया के सामने रखना भी है। बिल्कुल। और उनकी एक सलाह थोड़ी विवादास्पद लेकिन बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं, अपने क्लाइंट्स को बताएं कि वे कब गलत हैं। ये तो हिम्मत का काम है। ज्यादातर लोग तो क्लाइंट को नाराज करने से डरते हैं, वो हर बात में हाँ कहना चाहते हैं। लेकिन वॉरेकर का तर्क है कि आपका काम सिर्फ क्लाइंट के आदेश का पालन करना नहीं है, आप एक विशेषज्ञ हैं। सही बात है। और अगर आपको लगता है कि कोई विचार क्लाइंट के ब्रांड या प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं है, तो आपको शांति से और तर्क के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। यही एक सच्चे पेशेवर की निशानी है। सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाला एक कर्मचारी होता है, सलाहकार नहीं। बिल्कुल। ये तो क्लाइंट का भरोसा बनाने का भी एक तरीका है। क्लाइंट को लगेगा कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि वाकई उनके प्रोजेक्ट की परवाह करते हैं। सही कहा। और अंत में वो युवा डिजाइनरों के बारे में एक जरूरी बात कहते हैं। वो मानते हैं कि उनमें ऊर्जा और जुनून तो बहुत होता है, हाँ, और तकनीक पर बहुत ज्यादा निर्भरता भी एक समस्या है। उनका मानना है कि सॉफ्टवेयर सिर्फ एक औजार है, विचार नहीं। विचार तो आपके दिमाग से आना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक ग्राफिक डिजाइन स्टूडियो स्थापित करना सिर्फ एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने या एक ऑफिस किराए पर लेने से कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ये एक कलाकार होने के साथ साथ एक उद्यमी होने जैसा है। ये सही लोगों को खोजने, एक ठोस योजना बनाने और उन बोरिंग लेकिन जरूरी सिस्टम्स को स्थापित करने के बारे में है जो आपकी रचनात्मकता को फलने फूलने का मौका दे। ये सपना, साझेदारी और व्यवहारिकता का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। बिल्कुल। और जॉन वॉरविकर के इंटरव्यू से एक विचार सोचने के लिए रह जाता है, जो इस चर्चा को एक नई दिशा देता है। वो क्या है? उन्होंने कहा, अपनी आवाज खोजो। लेकिन असल दुनिया में एक सफल व्यवसाय बनाने का मतलब अक्सर ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करना पड़ सकता है जिनके प्रोजेक्ट्स आपको रचनात्मक रूप से प्रेरित नहीं करते, या जिनके विचारों से आप सहमत नहीं होती। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि एक डिजाइनर अपनी रचनात्मक ईमानदारी और अपनी उस आवाज को कैसे बनाए रखता है जब उसे महीने के अंत में बिल भी भरने होते हैं। व्यावसायिक सफलता और व्यक्तिगत संतुष्टि के बीच ये संतुलन कैसे पाया जा सकता है? हाँ, इस पर सोचने की जरूरत है।